एंड ऑफ द डे जीवन में सफल वह व्यक्ति नहीं होगा जिसकी बुद्धि तेज है, बल्कि वह व्यक्ति सफल होगा जिसमें धैर्य बहुत ज्यादा है। ये आप अपने आसपास देख लें, जितने भी बड़ी जगहों पे बड़े लोग जितने बैठे हैं, इन्होंने अपने जीवन में हमेशा धैर्य को महत्व दिया। वो बुद्धि से इतने तेज नहीं है, और बुद्धि से बहुत तेज है वो धैर्य वालों की सेवा करते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप जिस फेज में हो उस फेज में आपके पास एक मौका है कि आप अपने भविष्य को बदल सकते हो। ये आप पे ही डिपेंड करता है। आप सच्चे दिल से चाहोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से भविष्य बदलता है। कमी सिर्फ इस बात की है कि लोगों के अंदर अपने भविष्य को बदलने की इच्छा शक्ति है ही नहीं, इच्छा ही नहीं है। लोग आलसी हैं कि ठीक है यार, जैसा है चल रहा है। उनका खुद के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है, खुद को इतना अनुशासित रखते नहीं है। ये सच्चाई है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जिस जगह पे है उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। भले ही अच्छी जगह है तो उसके लिए भी वो खुद जिम्मेदार है, उसका श्रेय उस आदमी को मिलना चाहिए। और जो व्यक्ति जिंदगी में सफल नहीं है, बुरे हालातों से गुजर रहा है, तो इसका मतलब उसके लिए भी वो खुद ही जिम्मेदार है। ये फैक्ट है। और इसके लिए आपको खुद को सतर्क करना। अब इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं आके पूछूं और फिर तुम सोचो कि मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, और फिर भी नहीं सोचो और मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम सोच ही नहीं रहे हो कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। तब तुम सोचते हो कि हाँ यार मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है। मैंने मेरे अनुभव बताए और मैंने कहा कि कोई भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई से संतुष्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट में जितना सामर्थ्य होता है, जितनी स्ट्रेंथ होती है, आज दिन तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हुआ जिसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ या सामर्थ्य का प्रयोग किया हो 100% अपनी पढ़ाई के लिए। कोई स्टूडेंट अपनी स्टडी से संतुष्ट हो ही नहीं सकता। इतनी अच्छी पढ़ाई कोई कर ही नहीं सकता, तो फिर आप कैसे कर सकते हो। इसलिए स्वाभाविक है कि आपकी पढ़ाई ऐसे आप भी नहीं कर सकते, लेकिन आप इस पे सोच ही नहीं रहे हो, आप सीरियस हो ही नहीं अपनी लाइफ को लेके। तो प्लीज जीवन में गंभीर होने की कोशिश करें। ये आपका जीवन है, बड़े सपने देखें, बड़ा बनने की कोशिश करें और उसके लिए हर संभव कोशिश करें। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और फिर बाद में जब सफल होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तुम भी थोड़ा बहुत सफल होने के बाद आलसी हो जाना, पर अभी से आलसी ना हो। ठीक है, चलिए खैर ठीक है। मारवाड़ी में कहावत है, अकल ये उपजे दिदा लागे डोम। अकल जो है, ये जो मैं जितनी भी अकल की बातें कर रही हूँ, ये से अंदर ही उपजती है। बाहर से कोई उपदेश दे के किसी के अंदर उत्पन्न नहीं कर सकता। पर फिर भी तुम कहोगे तो फिर आप इतनी देर से कोशिश क्यों कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे फीस दी है, इसलिए हमारा फर्ज है, ताकि हम ईश्वर को वापस जवाब दे सकें। देखो इन्होंने फीस दी, हमने हमारा कर्तव्य पूरी तरह से निभाया, अब अगले वालों ने माना या नहीं माना। और दूसरी चीज है, मारवाड़ी में एक और कहावत है, मारी बड़ौमण फड़ा हुदी हत्याले। मारी बड़ौमण फड़ा हुदी हत्याले। लड़की की जब शादी होती है तब उसकी मम्मी उसको नसीहतें देती है। जब वो ससुराल जा रही होती है तो मम्मी समझाती है उसको, बेटा ससुराल में इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मत करना, ये करना, ये मत करना, ये करना। लेकिन वो पड़ो पड़ा कहते हैं, वो जो मेन गेट नहीं है लकड़ी का बना हुआ ऐसे, जो है उसको फड़ा बोलते हैं। तो घर के मेन गेट तक वो जब जाती है वहीं तक उसकी नसीहतें काम आती है। आगे तो लड़की खुद खुद के हिसाब से ही ससुराल वालों को कंट्रोल करती है और अपनी उंगलियों पे नचाती है, और मम्मी कहती है मम्मी टेंशन मत लो। तो हर आदमी जब बैट्समैन बैटिंग करने के लिए जाता है तो बाहर बैठे हुए लोग उसे कोच और कप्तान समझाते हैं, ऐसे बैटिंग करना, ऐसे करना, वैसे करना। वो कहता है हो टेंशन मत लो, और आगे जाके वो वैसे ही करता है जैसे उसको करना होता है। तो तुम लोग भी वही हो। मैं भले कितनी नसीहतें दे दूं, कितने ही उपदेश दे दूं, करना तो वही है जो तुम्हें करना है। और मेरी ये नसीहतें
वहीं तक आपके साथ चलेगी, मेन गेट तक। और उसके बाद तो तुम कल की तुम्हारी जो शाम थी और आज की जो सुबह थी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज की शाम भी तुम्हारी बिल्कुल वैसी ही होगी और कल की सुबह भी वैसी ही होगी। मेरे इन उपदेशों का तुम पे कोई असर नहीं पड़ने, ठीक है? क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें जैसी प्रवृत्ति दी है उसी प्रवृत्ति से तुम चलोगे। तुम में से एक या दो स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन पे इस बात का असर पड़ेगा। अब वो एक दो कौन होते हैं? और वो उन पे मेरे कहने से नहीं, वो कहीं और से भी सीख रहे होंगे, सीखते आए होंगे और अभी भी सीख रहे हैं, और आगे भी वो इधर उधर से ऐसी चीजें सीखते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन को जो है वो इम्प्रूव करते जाते हैं। और शायद मैं उन एक दो लोगों के लिए ये गला तोड़ रहा हूं। तो प्लीज, एक तो ये हो गया। दूसरा, पढ़ने का तरीका पिछले बार बताया था मैंने या नहीं बताया था? सुबह उठते ही 5 मिनट ही सही, 15 मिनट पलंग से नीचे पैर नहीं रखना है, और कल परसों क्या पढ़ा था उन चीजों को रिकॉल करना है। चिंतन बताया था मैंने ये। और क्या बताया था? शाम को खाना खाने के बाद आधा घंटा या 1 घंटा वॉक करना है, और उसमें कल क्या पढ़ा था, परसों क्या पढ़ा था, पिछले 10 दिन में क्या पढ़ा था, उन बातों को रिकॉल कर। तो जैसा कि मैंने कहा, आज की बातें तुम पे कितना असर होगा, तो पुरानी बातों का भी तुम पे कोई असर नहीं हुआ होगा और तुम वैसे ही पढ़ रहे होंगे। है आप में से ऐसा कोई जो सुबह उठते ही 5-10 मिनट, 5 मिनट ही सही, पुरानी चीजों को रिकॉल करके ही पलंग से नीचे पैर रखता है? एक। अच्छा, बाकी लोग देख रहे हो, ये ऐसा कौन है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये करना थोड़ा ही था, ये तो केवल सुनना था। नहीं करते तुम लोग? शाम को खाना खाने के बाद वॉक करना, टहलना, चहलकदमी करना और पुरानी पढ़ी हुई बात को रिकॉल करना, कोई करता है? राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जावसी, कर कर खोटा काम। हे ईश्वर, इन बच्चों को माफ मत करना, क्योंकि ये जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो तुम लोग क्यों नहीं करते हो? यही पढ़ने का तरीका होता है, दूसरा कोई तरीका नहीं होता है। पढ़ते समय लिख लिख के पढ़ने के लिए कहा था मैंने, लिख लिख के पढ़ते हो। इस बार तो 40 पन्ने, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। 40 पन्ने नहीं पढ़ने हैं, 40 पन्ने पढ़े और आपको याद कुछ नहीं है, जबकि सिर्फ 4 पन्ने पढ़े हो और चारों पन्ने ऐसे याद होने चाहिए कि उस पन्ने में से एक भी चीज ऐसी नहीं हो जो इधर उधर हो जाए। पढ़ने का तरीका ये होता है। एक पैराग्राफ लिया, फिर से लिख लिख के लिखना क्या है, सबसे पहले अंडरलाइन करनी। क्या करना है? जो नोट्स हैं या जो बुक है वो आपने ली, उसमें से महत्वपूर्ण शब्द कोई आता है तो वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, शब्दकोश अच्छा होना चाहिए। इसलिए कई शब्द आप पढ़ते हो, उसका मतलब आपको समझ में आ जाता है, लेकिन वो शब्द आपकी भाषा का पार्ट है या नहीं है, बोलते समय वो शब्द नेचुरली आपकी जबान पे जरूरत पड़ने पे आता है या नहीं आता है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए कोई भी नया शब्द मिलता है, अच्छा शब्द मिलता है, उसको जो है उसके ऊपर गोला लगाना है, उसको 10 बार लिखना है, ताकि वो अपनी भाषा का हिस्सा बन सकते। महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण सेंटेंस, 3 चीजें। क्या क्या? महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण तथ्य, कोई आंकड़ा वगैरह कुछ भी है तो कोई योजना का नाम है, स्कीम का नाम है वगैरह हो गया, और कोई महत्वपूर्ण सेंटेंस। तीनों को अंडरलाइन करो, गोले बनाओ, स्टार लगाओ। फिर इनको एक पैराग्राफ में जितने हैं सबको करो, फिर उनको रफ में 3-3 4-4 बार लिखो उनको, ताकि वो सारे अच्छे से याद हो जाने चाहिए। सारे महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण सेंटेंस याद करने के बाद
उस पैराग्राफ को वापस पढ़ो और उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करो। एक पैराग्राफ जब तक पूरा याद नहीं हो जाता है तब तक अगले पैराग्राफ पे मत जाओ, और एक पन्ना जब पूरा याद नहीं होता है तब तक दूसरे पन्ने पे मत जाओ। और याद करने का मतलब है कि एक पन्ना ऐसा याद होना चाहिए कि आप बिना देखे लिख सको। आधी रात को आपको जगा के पूछेगा आज तुमने एक पन्ना जो याद किया था वो क्या था बताओ, तो तुम एकदम फराटेदार तरीके से उसको बता सको। इसे कहते हैं पढ़ना। तुम सतही तौर पर चीजों को पढ़ते हो और अगले पन्ने पे चले जाते हो, और तुमसे जब वापस पूछा जाता है तब तुम्हारा जवाब होता है कि याद तो मुझे सब कुछ है, लेकिन अभी बोला नहीं जा रहा है, अभी लिखा नहीं जा रहा है। इसका मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से याद नहीं है। ओके, तो पढ़ने का तरीका ये, दिन के भले 4 ही पन्ने पढ़ो, 4 ही पन्ने याद करो, लेकिन बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जो कभी भी तुम्हें पूछा जाए तो अगर इस तरीके से पढ़ाई की है तो शाम को वॉक करोगे तब कि आज क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था, तो चीजें रिकॉल होगी। और इस तरह से नहीं पढ़ी है चीजें और 40 पन्ने तुमने पढ़े हैं और शाम को टहलने लग गए, आज क्या पढ़ा था, आज क्या पढ़ा था, आज क्या पढ़ा था, 4 बार ये सेंटेंस आएगा आपके दिमाग में और फिर ध्यान कहीं और चला जाएगा। वॉक भी कर रहे हो, चिंतन भी कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई की बात नहीं सोच रहे हो, सोच कुछ और रहे हो। इसलिए पहली कंडीशन ये है कि जो भी याद करो वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से। ठीक है, और इतना अच्छे से याद हो कि फिर तुम जब भी रिकॉल करो तब वो पूरी एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके एकदम पिक्चर पूरा पता हो, तीसरी लाइन में ये लिखा हुआ है, चौथी लाइन में ये, पांचवी लाइन में ये। और रटना कोई बुरी बात नहीं है। रटने के बारे में भी मैंने आपको बताया होगा। इमैनुअल कांट ने कहा है दुनिया में 2 तरह की चीजें होती है, एक वे जिन्हें रटी जा सकती है और दूसरी वे जिन्हें समझी जा सकती है। जिसे रटा जा सकता है उसे दुनिया का कोई भी आदमी समझ नहीं सकता, और जिसे समझा जा सकता है उसे दुनिया का कोई भी आदमी रट नहीं सकता। तो समझना अलग हुनर है, रटना अलग हुनर है। जबकि तुम में से कई लोग जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, उनको अपने साइंस से होने का इतना घमंड होता है कि उनका एक फेमस डायलॉग है, एक्चुअली क्या है ना कि मैं साइंस से हूँ, इसलिए मैं चीज़ों को समझ तो सकता हूँ लेकिन मैं रट नहीं सकता। तुम हिस्ट्री वाले कैसे रट लेते हो चीज़ों को? तो डफोड़ तू नहीं रट सकता, तो इसका हमें बहुत दुख है, और थोड़ा बहुत इसका दुख तुझे खुद को भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें याद करनी है वो याद ही करनी होगी। जयपुर शहर का नाम है, याद ही करना होगा। समझना ये है कि जयपुर जय सिंह के नाम पे इस शहर का नाम पड़ा है और ये सन उसमें जो है वो बसा था। तो दोनों चीजें अलग है। ठीक है, तो इसलिए रटना अपने आप में हुनर है, और आरएएस की परीक्षा में समझने वालों की बजाय रटने वालों का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहता है। इसलिए हमेशा प्राउड करो कि आप चीजों को रट सकते हो। और मैं तो बचपन से ही रट सकता हूं। मैंने ये डायलॉग कभी नहीं बोला कि एक्चुअली क्या है ना, कि जबकि मैं साइंस से ही था। और मैंने आपको बताया होगा साइंस वाले सबसे ज्यादा रटते हैं, और इवन मैथमेटिक्स वाले तो रट रट के ही पास करते हैं। ये दुनिया का बहुत बड़ा मिथ है कि मैथमेटिक्स वाले समझते हैं और आर्ट्स वाले रटते हैं, जबकि रियलिटी ये है आर्ट्स वाले समझते ज्यादा हैं और मैथमेटिक्स वाले रटते ज्यादा हैं। आप में से कितने लोगों ने बीएससी की है मैथमेटिक्स से? इतने सारे लोग हैं। इनसे ईमानदारी से पूछो, क्योंकि मैं मेरा बता देता हूं। पहले तो मैंने जोधपुर से बीएससी की है, और हमारे बीएससी में यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेड कुछ बुक्स की लिस्ट होती थी कि इन बुक्स से आपको सिलेबस पढ़ना है। तो और वही बुक्स हमारी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल होती थी, और लाइब्रेरी से इशू भी हो जाती थी, खरीदने की भी जरूरत नहीं है। और उन बुक्स में, मैथमेटिक्स की बुक्स में, पीछे हर चैप्टर के पीछे एग्जाम्पल्स दिए होते थे, और वो एग्जाम्पल्स ही पढ़ने होते थे
और उन एग्जाम्पल्स में से ही क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, और एग्जाम्पल्स याद ही करके जाने होते थे। कैलकुलेशन वहां बैठ के खुद करते थे, लेकिन ये ध्यान रखना होता था कि 3 स्टेज पे 3 जगह फॉर्मूले का यूज होगा और कौन सी स्टेज पे कौन सा फॉर्मूला यूज में होगा, ये पहले से हमें रट के जाना पड़ा, पता याद रखना होता था कि यहाँ ये फॉर्मूला लगे, क्योंकि फॉर्मूले कई सारे हैं, उसमें किस स्टेज पे क्या लगेगा, तो प्रोबेबिलिटी लगाओगे ना तो आदमी यूं जोड़ने लग जाएगा, ये लगा के देख लिया फिर ये लगा के, तो इस तरह से तो 1000 बार वो सॉल्व करेगा सवाल को, तब जाके वो सॉल्व होगा। इसलिए ये याद करके ही जाना पड़ता है कि इस तरह का प्रश्न है, इसमें यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ ये लगेगा, और तीसरी स्टेज पे ये फॉर्मूला लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता था, मैं सबसे कमजोर स्टूडेंट था बीएससी में, मेरे 50% आते थे और बाकी लोगों के 80-80% आते थे। तो मुझे लगा पहले कि मैं ही हूं जो रट के जाता हूं, बाकी वाले शायद समझ के जाते होंगे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें जो हमारी रिकमेंडेड जो बुक्स थी, उनमें जो पीछे एग्जांपल्स दे रखे थे उनमें से एक भी सवाल नहीं। पेपर देखते ही मैं तो टेंशन, अपने को तो एक ही सवाल नहीं आ रहा है। और मुझे लगा अब वो जो समझदार हैं, जो मैथ्स को समझ समझ के करते हैं, आज उनका दिन है, आज वो तो पूरा कर ही देंगे। लेकिन थोड़ी देर में देखा, आधे घंटे घंटे बाद टीचर आए, अरे भाई निकमो लिख क्यों नहीं रहे हो, 1 घंटा हो गया है, तुम्हारी कॉपी खाली पड़ी है, 1 घंटा। ए ले, दिल घर घर आडा काला है। समझा की कहावत? अरे ये तो बहुत नॉर्मल सी, घर घर कौए काले, कौए सब जगह काले ही होते हैं, घर कौए को मारवाड़ी में आडा कहते हैं, ठीक है, घर घर आडा काला है। तो यानी सबके हालात एक जैसे सही हैं। और पता चला, फिर हम जाने और हमारा काम जाने, किसी को भी पूरी क्लास को एक को भी एक भी सवाल नहीं आ रहा था और किसी ने किए भी नहीं। फिर भी हमने कॉपी तो भरी। टीचर्स ने वैसे आके कहा हमारे, यार खाली छोड़ोगे तो एग्जामिनर नंबर कहाँ देगा, कुछ ही लिख दो, तुम्हें जो याद है, जो एग्जाम्पल याद करके वो ही लिख दो, भले सवाल भले ये है, जवाब तुम कुछ ही लिख दो, कॉपी भरी हुई होनी चाहिए। फिर भला हो हमारे सेट्टी सर का, सर थे, उनके पास ही कॉपी आई और मेरे भी पहली बार 70 में से 65 नंबर आए, जिंदगी में सबसे ज्यादा। अब वो उनको भी फर्ज बनता है कि अब जब पूरी क्लास को तो फेल कैसे करोगे, इसका मतलब तुमने पढ़ाया क्या बच्चों को, ठीक है। अरे ये ऑनलाइन और है, किसी ने रिकॉर्ड कर दिया तो वैसे ऐसी बातें बाहर थोड़ी जाएगी, हैं? जा सकती है? तो नहीं नहीं, हमने वे तो मैं मजाक कर रहा था। बाकी हमारा वो पेपर सबसे अच्छा हुआ था और वो हमने बहुत अच्छा लिखा था, इसलिए अच्छे नंबर जो आए थे। तो मैं कई बार तुम लोगों को राजी करने के लिए वैसे ही एग्जाम्पल दे देता हूँ, तुम उसको सच्चे मत ठीक है। तो कुल मिला के तो मैथमेटिक्स भी जो है, तो और ईमानदारी से, यहाँ कई मैथ्स के स्टूडेंट बैठे होंगे जिन्होंने आज दिन तक इस सच्चाई पे गौर नहीं किया होगा और उन्होंने इस चीज को सोचा नहीं होगा। उनको आज भी ये गलतफहमी होती होगी कि मैथमेटिक्स तो हम समझ समझ के करते थे और मैथमेटिक्स वाला तो समझता है, वो रटता नहीं है, इस पे गौर नहीं किया। जबकि मैं उस जमाने में भी गौर करता था कि मैं रट रहा हूं, और उसमें पेन और कागज लेके नहीं बैठते थे, सीधा किताब लेके ही बैठते थे। अच्छा ये है, यहाँ पे ये फॉर्मूला, यहाँ आंकड़े होते थे, कैलकुलेशन तो करते ही थे, वो रट के नहीं जाते थे भाई ये आंकड़े हैं, कैलकुलेशन भी रट के जा रहे हैं कि इतने को इतने से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वो नहीं रटते थे। लेकिन किस स्टेज पे क्या फॉर्मूला है, सीधी किताब लेके बैठ के, अच्छा इसमें ये लगे, इसमें ये इस तरह से जो है। उस जमाने में माइंड भी थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा काम करता है, अब तो इतना तुम्हारा कर ही रहा होगा अच्छा। तो इसलिए प्लीज चीजें याद होनी चाहिए, और इसलिए जो पेज है वो पूरा का पूरा पेज याद होना चाहिए तुम्हें, नोट्स का, पहली लाइन में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है। और हमारे साथ के जो दोस्त थे
वो ऐसे ही याद कर, उनको पूरा यूं याद ही रहता था। जैसे मुझे याद आ रहा है कि एक यूपीएससी का एग्जाम दे के आए और हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन था, उसमें हमें डाउट था, हम बहस कर रहे थे कि नहीं यार इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। तो जितने में हमारे एक दोस्त एक तरफ बैठा सो रहा था, सो रहा था, वो उठा, अरे यार क्यों बहस कर रहे हो यार, ये हरिश्चंद्र वर्मा की निकालो, वो बुक निकालो मिडेवल वाली, और उसमें वो वाला जो चैप्टर है उसके चौथे या पांचवें पन्ने में राइट साइड में ऊपर से तीसरी चौथी लाइन में देखो, देखें ये कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें तो आंसर निकालना ही था। फट हरिश्चंद्र वर्मा एक बुक निकाली, वो चैप्टर निकाला, और चौथा या पांचवा उसने कहा कोई सी वो एक आधा पन्ना है और जिसमें ऊपर से तीसरी चौथी लाइन में ये सेंटेंस लिखा है। और फिर वो देखा तो राइट साइड में तीसरी चौथी लाइन, दो तीन पन्ने चेक किए, वास्तव में तीसरी चौथी लाइन में वो पूरा जो क्वेश्चन में सेंटेंस था वो वहां था। तो उस दिन मैं कहा दिलीप यस, तू अकेला रटता नहीं है। तो ये पूरी किताब ऐसे याद होती है चीजें। तो आपके माइंड में भी इसी तरह से कि नोट्स के ये चीजें इस तरफ है, ये इधर है, ऊपर की तरफ ये एग्जैक्ट कोई पेज नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट चौथी लाइन में है ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अंदाज होता है कहाँ यार रजिस्टर में वहां पे इस तरह से ये चीज जो है वहां लिखी हुई है। तो इसे कहते हैं बहुत अच्छे से याद होनी चीजें। और इस तरह से अच्छे से अगर चीजें याद होगी तो ही तुम रिकॉल कर पाओगे। अब जैसे कि मैंने कहा कि महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण वो फैक्ट और महत्वपूर्ण सेंटेंस लिखो, 5-5 7-7 बार लिखो, लिख के और फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ो, उसके बाद पूरे को लिखो। और जब तक एक पेज पूरी तरह से याद नहीं हो दूसरे पेज पे मत जाओ, और अच्छे से याद करो फिर ही आगे जाओ। क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। इतनी बातें मैंने कही है, पर तुम इसको फॉलो नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे इसको फॉलो? क्योंकि तुम्हारे अंदर धैर्य की कमी है। और जो ही तुम इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, याद तो बहुत अच्छे से होगा, लेकिन बहुत कम कंटेंट याद होगा, और तुम्हारे अंदर का जो अधैर्य है वो आएगा और तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। इस तरीके से पढ़ेगा तो सिलेबस कब पूरा होगा, और वो तुम्हें पढ़ने नहीं देगा, और फिर तुम्हें जल्दबाजी कराएगा, और जल्दबाजी से तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, एक जिनकी बुद्धि थोड़ी कम तेज होती है। जिनकी बुद्धि तेज होती है बचपन से वो किसी चीज को पढ़ते हैं फटाक से याद हो जाती है, इसलिए उनको धैर्य रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती बचपन से ही। इसलिए उनमें धैर्य का गुण कभी विकसित ही नहीं हो पाता। एक दूसरे बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि थोड़ी आराम से काम करती है। ठीक है, उनको कोई भी चीज पढ़ते ही समझ में नहीं आती, पढ़ते ही याद नहीं होती, इसलिए उनको 3 4 5 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके उनको कोई चीज याद होती है। इसलिए ऐसे लोगों में बचपन से ही धैर्य आ जाता है, क्योंकि धैर्य रखने के अलावा उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है, क्योंकि फटाक से तो उनको समझ में आ ही नहीं रहा है। और जिनकी बुद्धि तेज है उनमें धैर्य विकसित करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि धैर्य रखे क्यों, पढ़ते ही चीज याद हो रही है। और एंड ऑफ द डे जीवन में सफल वह व्यक्ति नहीं होगा जिसकी बुद्धि तेज है, बल्कि वह व्यक्ति सफल होगा जिसमें धैर्य बहुत ज्यादा है। ये आप अपने आसपास देख लेना, जितने भी बड़ी जगहों पे बड़े लोग जितने बैठे हैं, इन्होंने अपने जीवन में हमेशा धैर्य को महत्व दिया है। वो बुद्धि से इतने तेज नहीं है, और बुद्धि से बहुत तेज है वो धैर्य वालों की सेवा करते हैं। इसलिए ईश्वर से जब भी प्रेयर करो तो ये मत मांगना कि हे ईश्वर मुझे तीक्ष्ण बुद्धि देना, शार्प माइंड देना, नहीं। ईश्वर मुझे धैर्य रखने की क्षमता देना। तुम लोगों ने तो एथिक्स तो पढ़ ली होगी, पढ़ ली। पहले एथिक्स में ये माना जाता था कि जिनका आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशिएंट ज्यादा होता है, अच्छा होता है, वो व्यक्ति सफल होता है। ठीक है, बाद में देखा गया कि आईक्यू वाला सफल ज्यादा नहीं होता, बल्कि क्षेत्र विशेष में जो एक्सपर्ट होता है वो सफल होता है। और फिर उसके बाद ये कि नहीं, क्षेत्र विशेष में एक्सपर्ट होना भी एक अलग चीज है, लेकिन उससे भी बड़ी सफलता
जिनका ईक्यू, इमोशनल कोशिएंट अच्छा होता है, वो सफल होते हैं। और आज के समय में मनोविज्ञान ये मान रहा है कि पीक्यू, पेशेंस कोशिएंट जिनमें ज्यादा होता है, वो व्यक्ति जीवन में सफल होता है। और कम से कम मैं तो यही कहूंगा कि मैं आज जिस जगह पहुंचा हूं, उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि पेशेंस। मैंने जिंदगी में पेशेंस, क्योंकि पेशेंस रखने के अलावा मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं। बचपन में, अब आप लोगों के स्कूल में पता नहीं ऐसे चलता था या नहीं चलता था, हमारे स्कूल में बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाना, तंग करना, ऐसा कुछ मजे लेना, ऐसा खूब होता था। और उसमें एक नॉर्मल होता था कि जो मध्यम बुद्धि का बच्चा होता था उसको ट्यूबलाइट कहते थे। क्या कहते थे? इसलिए सलमान खान ने फिल्म भी बनाई जिसमें वो मंद बुद्धि होता है और उस फिल्म का नाम भी है, तो शायद उसको भी बचपन में। अब ट्यूबलाइट क्यों कहते थे? क्योंकि बल्ब तो स्विच करते ही फटाक से लग जाता था। और पुराने जमाने की जो ट्यूबलाइट आती थी वो काफी देर तक झप 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 करके, और कुछ कुछ ट्यूबलाइट तो ऐसी होती थी जो एक दो दो पांच पांच मिनट लगा देती थी झप झप करके, और फिर लगती थी वो। तो जिस बच्चे को कोई चीज बहुत देर से समझ में आती थी, उसको ट्यूबलाइट कहते थे। तो मुझे भी ट्यूबलाइट कहते थे, क्योंकि मुझे भी देर से समझ में आती थी। फिर हमारे पश्चिम राजस्थान में एक ग्रुप होता था, है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात कहो तो एक बार तो हर आदमी कहेगा है। तो मैं उनमें से था जो हमेशा ही कोई कोई बात कहता तो पहली बार में समझ में ही नहीं आती थी, इसलिए कि भाई है का है, मतलब बात को रिपीट करो। तो इसलिए मेरे सामने वाले लड़के जो है वो कहते थे कि रेडियो समाचार एक बार ही बोले। ये हमारे बचपन के किस्से, रेडियो समाचार एक बार ही बोले। फिर हमारे जैसे लोगों ने फिर एक उसका कि मुख्य समाचार तो दोबारा बोले। रेडियो पे समाचार आते थे, लेकिन लास्ट में मुख्य समाचार जो है वो दोबारा बोलते थे। ये एक पूरा वार्तालाप होता था हमारा। तो मैं उनमें से था जो है, यानी वापस बता, फिर वो दोबारा, और फिर ध्यान इधर उधर जाए तो हैं। तो और आज भी हमारे, मैंने नोटिस किया कि अब भी हमारे गांवों की तरफ ये एक प्रचलन है कि कोई भी व्यक्ति पहली बार बात करता है तो हम उसको ढंग से न तो सीरियसली लेते हैं न सीरियसली सुनते हैं, और इसलिए स्वाभाविक एक जवाब होता है तो यानी दोबारा कहे उसको। तो दो तीन बार जब तक कोई बात नहीं कहता है तब तक हमें समझ में नहीं आती है। तो इसलिए धैर्य, पेशेंस होना बहुत जरूरी है जीवन में सफल होने के लिए। और इसकी सबसे पहली परीक्षा जब तुम इस तरीके से पढ़ाई करोगे, लिख लिख के पढ़ाई करोगे, और तुमने देखा कि 2 घंटे 3 घंटे बैठ के पढ़े और 1 या 2 पन्ने ही तुम्हें याद हुए, तो इससे तुम्हारे अंदर का जो अधैर्य है कि नहीं 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 ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होगा, तो कीड़ियां चढ़वा डूबोगे, पैरों में क्या चढ़ने लगेगी? चींटियां। और तुम जो है वो वापस जल्दबाजी करोगे और वही 40 पन्ने पढ़ोगे, यस आज तो इतने पढ़ लिए, लेकिन आउटपुट क्या रहा? कोई मतलब नहीं है। कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। तो क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। पर पता नहीं, मुझे लग रहा है तुम लोगों ने फीस दी है इसलिए बोलना, तो मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी। असर पता नहीं, मुझे लग रहा है असर तुम पे कुछ नहीं होगा, वरना और ये मैं फिर कहता हूं कि धैर्य की परीक्षा, जैसे हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, कब से राजनीति कर रहे हैं, क्या रखा जीवन में उन्होंने? केवल धैर्य ही रखा, संगठन का ही काम किया। इतने सालों से मांग रहे हैं कि एमएलए की टिकट दे दो, एमएलए की टिकट दे दो। इतने सालों से कभी एमएलए की टिकट भी नहीं दी, और किस्मत में ठीक है छप्पर फाड़ के देता ऊपर वालों, सीधा क्या बना दिया? सीएम बना दिया। तो धैर्य की जो है वो, आप और कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पेशेंस जो है, अब मेरे साथ ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट लोग थे जिनका आईक्यू बहुत तेज था, शार्प बुद्धि थी, फटाफट चीजें पढ़ लेते थे, कर लेते थे, लेकिन उनमें धैर्य नहीं था। उन्होंने इतना जीवन में आगे बढ़ने के बारे में इसलिए सोचा भी नहीं,
कि अपने को बहुत आगे बढ़ना है, बड़ा लक्ष्य रखना है, टारगेट रखना है। उन्होंने रखे भी नहीं बड़े लक्ष्य, उन्होंने तो कि अपने तो फटाफट जो प्राप्त हो जाए, जैसा ही प्राप्त हासिल हो जाए, बस अपने तो वो चाहिए। ठीक है, तो इसलिए प्लीज आप जब आराम से इस तरह से, मैं कह रहा हूं 40 पन्ने नहीं, सिर्फ 4 पन्ने, तो और इस लिख लिख के इस तरह से पढ़ोगे कि एक पैराग्राफ के बाद ही दूसरे पैराग्राफ पे जाना है, तो आपसे कम कंटेंट जो है वो पढ़ा जाएगा। इस वजह से आपके अंदर का जो अधैर्य है वो आपको चैलेंज करेगा और वो आपको मार्ग से भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप भटकना मत कि मुझे भले ही 4 ही पन्ने याद हो रहे हैं, लेकिन याद बहुत अच्छे से हो रहे हैं। तो इस वजह से आप वहां धैर्य रखना पड़ेगा और प्लीज उतावलेपन में मत आना और जल्दी 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 ज्यादा पन्ने कवर करने के बारे में मत सोचना। दूसरी चीज, लिख लिख के पढ़ने के कह रहा हूं मैं, आप वैसे पढ़ोगे तो आप आधे घंटे 1 घंटे में बोर हो जाओगे, आपका माइंड इधर उधर जाएगा, कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं बनेगा। लिख कर पढ़ते हैं तो 100% कंसंट्रेशन बनता है, माइंड इधर उधर कहीं जा ही नहीं सकता। ये फायदा है लिख कर पढ़ने का। और इसका सीधा जवाब उदाहरण है एग्जाम हॉल। आप एग्जाम हॉल क्या, आप घर पे कल 3 क्वेश्चंस लेके बैठ जाना और उनके आंसर लिखने शुरू कर देना अपने मन से। आप देखना 1 सेकंड भी अगर ध्यान इधर उधर जाए तो नहीं जाएगा। एग्जाम हॉल में तुम्हारा ध्यान कहीं जाता है इधर उधर, क्योंकि आप लिखते हो। तो लिखना और कंसंट्रेशन, इनका चोली दामन का साथ है। लिखोगे तो आपका ध्यान वहां लगा रहेगा, आप थकोगे नहीं। अभी जैसे मैं लगातार बोल रहा हूं, आप लिख नहीं रहे हो, इसलिए आपको थकान आ रही है। जबकि मैं 2 घंटे लिखवाता रहूं और बोलता रहूं, पढ़ाता रहूं, तो तुम्हें उबासी नहीं आएगी, तुम्हें थकान नहीं आएगी। तो लिखने का दूसरा फायदा यह है कि कंसंट्रेशन 100% बनता है उससे, और कंसंट्रेशन बनता है तो चीजें समझ में भी आती है और याद भी होती है। इसलिए प्रण लो कि आप कभी भी पढ़ोगे तो लिख कर ही पढ़ोगे, लिखते लिखते ही पढ़ोगे। बिना लिखे जो है वो ऐसे आप जो पलंग पे सोते सोते पढ़ रहे हो, रजिस्टर लेके घूमते हुए पढ़ रहे हो, बालकनी में बैठ के चेयर लगा के पढ़ रहे हो, ये पढ़ना नहीं होता। टेबल चेयर पे बैठना, रफ रजिस्टर पास में होना, अंडरलाइन करना, लिख लिख के पढ़ना। पढ़ने का मतलब वही होता है। और कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो लगातार 4 घंटे पढ़ सकते हो, लगातार 4 घंटे 5 घंटे। और कोशिश हमेशा करो कि अभी जैसे इवनिंग का तुम्हारा बैच है, सुबह का तो ये समझ में आ गया ना, लिख लिख के। तो प्रण लो कि मैं हे ईश्वर जब भी पढ़ूंगा लिख लिख के ही पढ़ूंगा।